हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 विलयन में नेक्स्ट टॉपिक द्रव्य विलयन। इस द्रव्य विलयन से हमें इस चैप्टर के आगे के सभी टॉपिक समझ में आ जाएंगे कि पढ़ना क्या क्या है, कैसे करना है, द्रव्य विलयन बोलते किसे हैं। आइए देखते हैं द्रव्य विलयन के बारे में। देखते हैं द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन कुछ ऐसा टॉपिक है कि जिसके अंदर विलायक तो द्रव और जो विलेय है वो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है या ठोस भी हो सकता है। आप लोगों को पता चलना चाहिए कि द्रव्य विलयन में जो दो चीज़ विलयन में विलेय और विलायक होता है, तो विलायक तो इसमें द्रव ही होगा, लेकिन विलेय गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है या ठोस भी हो सकती है। कंडीशन पे मैं बता दूं आपको कि द्रव्य विलयन 3 पार्ट्स में बढ़ जाना है। अब देखते हैं, बहुत आराम से समझेंगे, सभी टॉपिकों को समझना है, सभी टॉपिकों को देखना है। सबसे पहले द्रव्य विलयन में विलायक और विलेय। तो विलेय क्या है? गैस है, और विलायक हमारा द्रव है। दूसरा क्या है कि विलायक तो द्रव है, विलेय तो द्रव है और विलायक भी द्रव ही है। तीसरा, विलेय तो हमारा ठोस है और विलायक द्रव। आप देख रहे होंगे विलेय विलायक, विलेय विलायक, विलेय विलायक, तीनों चीज़ की कंडीशन में समझ में आ गया होगा कि हमारा विलायक हर जगह द्रव द्रव है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसके लिए एक एग्जाम्पल क्या है? CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये भी गैस है और ये द्रव है, मतलब लिक्विड। गैस और द्रव, तो इन दोनों को मिलके जो बनता है उसको बोलते हैं सोडा वाटर। सोडा वाटर। नेक्स्ट इसके लिए एग्जाम्पल क्या है? इसके लिए एग्जाम्पल कोई भी अल्कोहल ले लो और प्लस H2O, अल्कोहल प्लस जल। तो उसके अंदर दोनों, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, द्रव द्रव के लिए एग्जाम्पल। नेक्स्ट इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि हमने लिया NaCl, नमक, प्लस क्या है? जल। जल में हमने H2O, तो NaCl H2O, ये हमारा क्या हो गया? सॉलिड, और ये क्या हो गया? लिक्विड। ठोस प्लस द्रव। तो 3 कंडीशनों में ये चीज़ द्रव्य विलयन के बारे में हमें जानना होता है। अब स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि द्रव्य विलयन के अंदर 3 कंडीशन तो हैं, उन 3 कंडीशनों में हमें एग्जाम्पल भी पता चल गया। तो इसको देखने के लिए हमें पढ़ना क्या है? तो हमें इसमें पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं हेनरी नियम, हेनरी का नियम, जिसको हेनरी का नियम भी बोलते हैं या हेनरी नियम भी कहते हैं। इसमें क्या चलता है द्रव द्रव में? इसको देखते हैं राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, और फिर इसी में पढ़ेंगे आदर्श व अनादर्श विलयन। नेक्स्ट इसी में ही हमें विचलन पढ़ना है, विचलन और स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण। हमें इन चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं कि इसमें। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि हमें करना क्या है? अणु संख्यक गुणधर्म, अणु संख्यक गुणधर्म। ये 4 प्रकार के होते हैं अणु संख्यक गुणधर्म, 4 प्रकार के। वो सबके बारे में बात की बात है कि हमें पढ़ना कैसा है कि, लेकिन जो ठोस और द्रव के अंदर जो जो कंडीशन पढ़नी होती है वो अणु संख्यक गुणधर्म की 4 कंडीशन है। जैसे वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरण दाब। और इन वाष्प अणु संख्यक को पढ़ने के बाद लास्ट टॉपिक बचता है हमारा एक वॉन हॉफ गुणांक। ये हमें लास्ट टॉपिक है हमारा जो पढ़ना है। द्रव्य विलयन से हमें चीज़ का पता चल जाना है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, पूरे टॉपिक्स। अगर कभी भी कोई सा पार्ट देखना हो, इस टॉपिक को इसको देखना, इसको देखने से हमें पता चल जाना है कि टॉपिक कौन सा चल रहा है। हम इसी से रिलेटेड सब कुछ करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम
द्रव्य विलयन के अंदर गैस प्लस द्रव, मतलब हेनरी का नियम को यूज़ करेंगे। ये हेनरी नियम क्या चीज़ है, कैसे कवर करेंगे, तो हेनरी का नियम को देखते हैं। हेनरी का नियम को देखने के समझने के लिए हमें कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं। हेनरी का नियम मैं यहाँ पे समझा दूँ। ये हेनरी का नियम, स्टूडेंट्स आप लोगों को थ्योरी मिल जानी है, सब कुछ थ्योरी मैंने लिखी हुई है, आपको ये थ्योरी समझाऊंगा। तो पहले सबसे पहले हम इसको समझते हैं, हेनरी नियम्स क्या चीज़ है। हेनरी नियम्स कैसे चलता है, हेनरी नियम से गैस प्लस द्रव, गैस प्लस द्रव। अब ये गैस द्रव की कंडीशन पे एक एग्जांपल हमने लिया है, वो एग्जांपल क्या है, सोडा वाटर का। अब वो सोडा वाटर किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, CO2 प्लस H2O, मतलब गैस और जल। जल कैसा है, द्रव। ठीक है। अब इस सोडा वाटर के अंदर हमने ये पता लगाना हेनरी नियम का कैसे यूज़ होना गैस और द्रव का। तो कंडीशन देखते हैं, ये सोडा वाटर, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले सोडा वाटर की शॉप पर जाना होता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल तुम समझो कि सोडा वाटर की शॉप पर गए और वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। इस सोडा वाटर को बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले एक बोतल लेते हैं, तो आपने देखा होगा सोडा वाटर के जब भी जाते हो शॉप पे तो देखते हैं वे कैसे बनाते हैं, कि कैसे क्या प्रोसेस है। कि सबसे एक बोतल लेते हैं, इस बोतल के अंदर एक कंची लगी होती है, वो कंची एक कंच का जो मार्बल्स की होती है, उसके अंदर पानी भरा होता है, जल, उसके अंदर जल भरा होता है। वे लोग उस बोतल को एक मशीन से कनेक्ट करते हैं, एक मशीन से कनेक्ट कर देंगे। ये एक मशीन होती है उनके पास कि इसी के फ्रेम की, तो इसके अंदर एक फ्रेम डाल देंगे, मशीन के अंदर रख देंगे। तो ऐसे ऐसे कई खाने होते हैं जिसमें कई बोतलें लगाई जा सकती हैं। ठीक है, सबके अंदर कंची लगी होती है। वो कंची क्या होता है, वो तो नीचे गिरी हुई होती है, उसके अंदर पानी जब वे भर देते हैं तो पानी भरने के बाद इसमें एक कंची को फ्रेम में डाल देते हैं, मशीन से कनेक्ट कर दिया। उसमें एक नोजल होता है, वो नोजल से कनेक्ट होता है, उसका जो फेस होता है जिसमें कंची का, तो वो फेस एक नोजल होता है उसी का, उससे कनेक्ट कर देते हैं। वो नोजल का सिरा एक पहिया होता है जिससे घुमाते हैं, तुमने देखा भी होगा, घुमाने के लिए घुमाते हैं। और साथ एक घुमाने के लिए एक सर्किल सा चलाते हैं, ये मतलब पहिए घुमाते हैं जो वो होता है, उसमें एक मीटर भी लगा होता है, एक मीटर। ये पहिया है, ये मीटर है, तो घुमाते हैं इससे सर्किल को। तो जब घुमाते हैं एक सिलेंडर भी साथों साथ होता है, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर। जब एक सिलेंडर में इसके अंदर CO2 गैस होती है, जब इस पहिए को घुमाए जाएंगे तो प्रेशराइज होता है वो गैस। इसमें एक नोजल में नोजल होता है पाइप सा ये, तो इसमें को गैस जाती है, वो गैस क्या करती है, प्रेशराइज होती है। प्रेशराइज एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद, जब पर्टिकुलर प्रेशर उसके अंदर पहुंच जाता है तो पर्टिकुलर प्रेशर के बाद उस मीटर को देखते हैं, मीटर में प्रेशर हो गया, हाँ हमें लग गया कि उस पर्टिकुलर प्रेशर जो सफिशेंट प्रेशर होगा, सफिशेंट प्रेशर के बाद हम उस बोतल को बाहर निकालते हैं, मशीन से कनेक्ट करके बाहर निकालते हैं। तो जब बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उस बोतल के अंदर जो कंचा गिरा हुआ था वो कंचा यहाँ से बजाय वो यहाँ पे कवर हो जाता है, मतलब यहाँ पे प्रेशराइज, तो दाब लगता है उस पर जितना उसको चाहिए। उस बोतल को बाहर निकाल कर जब भी वो बाहर निकालता है तो उसे दिखाई देता है कि पानी के अंदर बुलबुले, इसमें पानी के अंदर इस बोतल का प्रेशर तो हो गया और उसमें छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं। जब उस बोतल के कंची को वो हिट करता है तो हिट करने के बाद एक मतलब ग्लास में उसको निकालता है। तो गिलास में निकालने पर देखता है कि उसमें बुलबुले दिखते हैं। वो बुलबुले किस चीज़ के हैं, CO2 के। किस में मिल गए, H2O में। तो ये चीज़ क्या पता चल गई कि CO2 में H2O मतलब गैस जल में घुल गई है। क्लियर है। जब गैस मतलब कि CO2 घुल गई है तो देखते हैं कि हम एक सिलेंडर में CO2 गैस नोबल में जब प्रवेश करती है तो नोबल में प्रवेश करने पर तेजी से मशीन को घुमाने लगते हैं, तो गैस के कारण पानी में घुलना शुरू हो जाती है। अतः मीटर में देखकर पता चलता है कि सफिशेंट जो भी दाब लगता है वो दाब लगाने के बाद कंचा प्रेशर से ऊपर आ जाता है।
जिससे पानी के अंदर CO2 घुल जाती है। ये हमने प्रोसेस सारा का सारा कवर करा है यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ की कंडीशन एक और होती है कि मोल अंश, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। मोल अंश की कंडीशन क्या है? मोल अंश क्या है कि विलेय और विलायक जो विलयन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलेय विलायक। मोल अंश का मतलब ये है कि वो इस चीज़ का बताता है कि दो लोगों को मिलने पर कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, उसके बारे में क्लियरिटी करता है। फॉर एग्जाम्पल पे मेरे पास ए ये रहा, बी ये रहा, तो ए में तो मैंने कह दिया 0.4 है मोलों की संख्या इसकी, और बी में कितनी है 0.6। तो कौन सा ज़्यादा है? बी का मोल अंश ज़्यादा है, बी का मोलों की संख्या ज़्यादा है। अब बी के मोलों की संख्या ज़्यादा है तो हम स्पष्ट है कि मोल अंश भी इसका ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जिसके मोलों की संख्या ज़्यादा होगी उसी का मोल अंश भी ज़्यादा होगा। यदि दाब बढ़ाने पर, अब हमने इसमें दाब बढ़ा दिया, दाब बढ़ाने पर विलयन में दाब बढ़ाने पर विलयन में CO2 का दाब, मतलब जब दाब बढ़ाएंगे तो दाब ज़्यादा लगेगा, तो CO2 पे जब प्रेशराइज ज़्यादा हो जाएगा तो CO2 का गैस का दाब बढ़ रहा है। जब CO2 का गैस का दाब बढ़ रहा है, CO2 का गैस का दाब बढ़ रहा है, तो मोल अंश भी बढ़ेगा। स्पष्ट है? क्लियर? इस चीज को हमने पता लगाया कि अगर दाब बढ़ रहा है तो वो मोल अंश के समानुपाती होगा, मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, मोल अंश के समानुपाती। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। अब मोल अंश की कंडीशन क्या है कि दाब तो बोलते हैं P से, दाब तो बोलते हैं P से, और वो अनुत्क्रमानुपाती हो गया, समानुपाती हो गया किसके? x के, मोल अंश को x से यहाँ से हटाएंगे, P बरा इसे हटाया, इसे समानुपाती को हटाने के लिए कोई भी कांस्टेंट लेते हैं, वो होता है हेनरी के लिए चल रहे तो h, कांस्टेंट के लेके x, तो KH क्या निकल के आया? P/x। क्लियर है? हेनरी का नियम ये होता है यहाँ पे। तो दाब बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर हमारा फिक्स होता है। डेफिनेशन और क्लियर समझ में आ जानी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या था हेनरी का नियम समझने के लिए। आइए देखते हैं डेफिनेशंस क्या थी। क्लियर लिखना है सबसे पहले मैंने जो चीज़ समझाई है वो चीज़ हमारा क्या है? स्थिर ताप पर गैस की मात्रा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। स्टूडेंट्स, ताप तो स्थिर होना चाहिए, और जो गैस की मात्रा है, भाई हमने गैस है, कोई भी टेम्परेचर, कोई गैस है, गैस की मात्रा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। जब गैस के समानुपाती होती है, एक स्टेप में तो हमने ये बताना था कि जो दाब है M, वो प्रेशराइज होता है, गैस की मात्रा के दाब के समानुपाती होता है। तो समानुपाती, अगर दाब बढ़ रहा है तो गैस की मात्रा भी बढ़नी होगी, क्योंकि ये तो चीज़ है कि अगर बोतल पर हमने प्रेशराइज जितना कर रहे हैं, उसको जितना चक्कर प्रेस कर रहे हैं, तो मीटर के अंदर हम जितना भी पता लग रहा है कि प्रेशराइज सफिशिएंट से ज़्यादा हो रहा है, सफिशिएंट हो रहा है, तो उससे भी ज़्यादा है। तो कंडीशन क्या है कि अगर प्रेशराइज बढ़ रहा है, गैस की मात्रा भी उसके अंदर बढ़ने लगेगी। ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन में देखते हैं, ये चीज़ मैं समझा के भी आया कि अगर स्थिर ताप पर गैस द्वारा लगाया गया दाब गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ये मोल अंश का P जो है वो समानुपाती है किसके? मोल अंश के। जो दाब है वो समानुपाती है मोल अंश के। P = KH = X, तो KH यहाँ से निकल गया। कंडीशन ये क्लियर समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास हेनरी नियम के उपयोग, जिस अनुप्रयोग भी बोल सकते हैं। हमारे पास कंडीशन नंबर 1 पे कि सोडा वाटर की बोतल में CO2 गैस का प्रवेश। ये चीज़ समझा के अभी आया हूँ, ये तो पहले तो आपको समझ में आ गया होगा कि सोडा वाटर की बोतल में CO2 गैस का प्रवेश। तो CO2 गैस का प्रवेश करते हैं तो कौन सी कंडीशन बनती है? गैस प्लस द्रव विलयन की। तो गैस प्लस द्रव विलयन की बनती है, तो स्पष्ट है कि हाँ ये नियम
इसको समझ में, हमने इसको अनुप्रयोग करके दिखा दिया था। नेक्स्ट है गोताखोर के सिलेंडर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम गैस का प्रवेश। जब इन गैस का प्रवेश करते हैं वो कैसे कैसे होता है गोताखोर के लिए, आपको एक समझा दूं गैसे समझने के लिए। एक तौर पर कंडीशन क्या है हमारे पास समझने के लिए, कोई भी एक टॉपिक है हमारे पास, जैसे पेपर दे ये है कि अगर मेरे एक गोताखोर है, मान लीजिए वो गोताखोर सबसे ऊपर की, यहाँ इस टाइम पे सबसे ऊपर है, उसने एक सिलेंडर बांध रखा है अपने उसमें, तो उस सिलेंडर के अंदर कौन कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। अब ये तीनों ही क्यों मिलाई जाती हैं देखते हैं। ऑक्सीजन के सबसे ऊपर होता है तो वो चीज़ क्या है, वायुमंडलीय दाब लगता है उसके, उस पर वायुमंडलीय दाब लगता है गोताखोर का जब सबसे ऊपरी परत पे होता है। अब गोताखोर ये क्या करते हैं, ये नीचे की ओर डूबने लगते हैं, गोताखोर नीचे की साइड जाने लगेंगे। जितना नीचे की साइड जाने लगेंगे उस पर दाब अधिक लगने लगेगा, दाब अधिक लगने लगेगा। वायुमंडलीय दाब से तो नीचे और जाने लगे तो दाब अधिक लगने लगेगा। दाब अधिक लगने के साथ साथ उसकी बॉडी का क्या होगा, वो जितना भी दाब अधिक लगेगा तो इसके अंदर O2 तो है ही है, तो N2 की कंडीशन क्या होता है, नाइट्रोजन का जो मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा उसकी बॉडी में प्रवेश करने लगेगी। जब उसकी बॉडी में प्रवेश करने लगेगी तो उसी हिसाब से काम करने लगेगा, स्टार्ट होगा, तो नीचे को उसको प्रेशराइज ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, वो सांस ले लेके काम चल सकता है। लेकिन ये दो ही गैसों से हमारा काम चल सकता था। जब गोताखोर प्रवेश तो कर जाता है नीचे की साइड में, जितना प्रेशराइज होगा तो न दाब भी उतने लगेगा, दाब उतना लगेगा तो मोल अंश का इफेक्ट ज़्यादा होगा, मतलब नाइट्रोजन गैस भी अधिक, जितना नीचे की ओर प्रेशराइज होता चला जाएगा नाइट्रोजन उतनी ही उसको यूज़ करनी पड़ती है। अब कंडीशन क्या है कि अगर वो गोताखोर सेम नीचे से ऊपर की ओर आने लगेगा, जैसे ही वो ऊपर की ओर आएगा तो हमारे पास, जैसे ऊपर की ओर आएगा तो हमारे शरीर, तो उसका प्रभाव कम होने लगेगा, मोल अंश का प्रभाव कम होने लगेगा। और जब मोल अंश का प्रभाव कम होने लगेगा तो बॉडी के अंदर जो बॉडी है गोताखोर की, वो बॉडी पे यहाँ पे जैसे ये हाथ है, हैंड जो इसका हाथ है, तो उस बॉडी में क्या होगा, नाइट्रोजन बुलबुलों के रूप में बाहर आने लगेगी, क्योंकि जितना प्रेशराइज दाब तो कम हो रहा था, दाब कम होने लगा तो मोल अंश भी कम होने लगेगा, मतलब उसका प्रेशराइज कम हुआ तो मोल अंश की मात्रा भी कम होगी। हेनरी का नियम यही तो कहता है। तो कंडीशन कि जब उस पर दाब कम लग रहा है तो मोल अंश भी कम होगा, तो मोल अंश कम होगा तो वो मोल अंश कम होने के साथ साथ नाइट्रोजन जो बुलबुलों के रूप में बाहर आने लगेगी, क्योंकि बॉडी के अंदर तो गैस प्रवेश कर चुकी थी नाइट्रोजन। अब वो जो बॉडी के अंदर से गैस के बुलबुले बाहर आने लगेंगे नाइट्रोजन के, वो इतने तेजी से होंगे कि एक खून का थक्का जम जाएगा उस पर। क्यों? क्योंकि इसे प्रेशराइज होने लगा। उस खून को थक्का जमने से बचाने के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेडिकल टेस्टिंग में, मेडिकल को देखता है तो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी उनके लिए, गोताखोरों के लिए। अब इसकी कंडीशन को क्या करा कि इसमें हीलियम मिला देते हैं। हीलियम हल्की गैस होती है, वो हीलियम इसके खून को, थक्के को रोकती है, उसको जमने नहीं देती है, तो इससे गोताखोरों को ज़्यादा उपयोग करती है ये। तो इसमें प्रेशराइज कम करने के लिए हीलियम का यूज़ किया जाता है। वो हीलियम इसलिए करती है कि ताकि जब वो बाहर निकले, प्रेशराइज दाब कम होए, तो हीलियम का यूज़ करके उसमें कोई भी बॉडी में खून को, मतलब नाइट्रोजन की जो मात्रा मिली हुई होती है वो आराम से निकले बाहर, ज़्यादा जल्दीबाजी में। ठीक है, देखते हैं, यही चीज़ मैंने लिखी हुई भी है। गोताखोर के सिलेंडर में उपस्थित ऑक्सीजन उच्च दाब पर रक्त से क्रिया करके संकुल बना लेती है, जिससे व्यक्ति के शरीर में जकड़न उत्पन्न हो जाती है। अतः सिलेंडर में उपस्थित नाइट्रोजन बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। वह हीलियम गैस के कारण व्यक्ति का शरीर हल्का होकर सतह पर आ जाता है। ठीक सेम एग्जाम्पल इसी तरीके से है दूसरा कि जब कोई व्यक्ति अधिक ऊंचाई पर रहता है, मान लीजिए कोई पर्वतारोही है या पर्वत पर रहता है, तो उस पर रहने वाले, पहाड़ों को रहने वाले व्यक्तियों को कम दाब, जितना ही तुम ऊपर जाओगे वायुमंडलीय दाब उतना ही तुम्हारा कम लगेगा। जब कम दाब के कारण तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो पर्वतारोही व्यक्तियों में एनोक्सिया,
एनोक्सिया रोग उत्पन्न हो जाता है। ये जितने भी पर्वतारोही होते हैं या फिर कोई भी होता है तो इनमें सबसे ज़्यादा यही एनोक्सिया होता है कि सिर में दर्द होने लगा, बॉडी में दर्द होने, पेन होने लगा। तो ये चीज़ माइंड को ही इफेक्ट करती है। माइंड में जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो ऐसे ही होता है। क्यों माइंड में ऑक्सीजन इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो ऊपर प्रेशर, जितना भी पर्वतारोही होते हैं तो वो ऑक्सीजन वहाँ पे मिलनी कम हो जाती है। मिलनी कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे माइंड में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो वहाँ के पेन के, माइंड में पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, तो बॉडी के भी, तो उसको क्या बोलते हैं, एनोक्सिया रोग उत्पन्न हो जाता है। तो एनोक्सिया, तो कुछ सीमाएं होती हैं यहाँ पे हेनरी की नियम की सीमाएं। तो नंबर 1, दाब कम नहीं होना चाहिए। नंबर 2, ताप अधिक नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक था हेनरी का, जो आपको क्लियर समझ में आया होगा। कुछ टॉपिक हैं कि मैं इसको द्रव्य विलयन का जिस तरह से मैंने चार्ट आपको बना के दिखाया है, वो चार्ट क्या होगा कि आज तो हेनरी का हुआ, हेनरी का नियम, नेक्स्ट टॉपिक में राउल्ट का नियम, फिर ऐसे ही ये चलते चले जाने हैं इसी तरीके से। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स चलने हैं सभी पे। थैंक यू स्टूडेंट्स।